Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Moving forward towards second lecture today. In our first lecture we were doing our course introduction and something about how to represent our data, our graphical data. So here today I will be telling you how to solve or how to draw the questions that we discussed in our lecture 1. Okay, so basically starting from histogram right now. So histogram of equal size of class intervals. अब equal size of class intervals क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊँ कि हिस्टोग्राम है क्या। ये एक तरह से बार ग्राफ है कि जिसके अंदर हमारी बार सारी एक दूसरे से मर्ज हुई भी होती है, मिली भी होती है, कनेक्टेड होती है। तो हमें इसके अंदर वो डाटा रिक्वायर्ड है जो मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कहा था कि हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ना हो। सो हेयर आई हैव एन एग्जांपल, और एग्जांपल जो है वो हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। अभी मैं आपके सामने इंशाल्लाह इसको ड्रॉ भी करूँगा। सो आर एग्जाम्पल इज हमारे पास क्लास इंटरवल है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये एक डेटा सेट है और ये कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि मार्क्स क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने आए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह सकते हैं 2 से 3 मार्क्स एक बच्चे के थे, 4 से 5 3 के थे, एंड सो ऑन। सो हमें बेसिकली ये देखना है कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे चेक करिए कि ये जो डाटा हमारे पास है दिस इज़ नॉट कनेक्टेड राइट नाउ। क्यों कनेक्ट नहीं है? क्योंकि 2, 3 के बाद यहाँ पे 3, 4 में गैप है, क्योंकि हमें पता है कि बीच में 3, 4 में इन्फानाइट मैनी नंबर्स हैं। इसी तरीके से हम आगे मूव करेंगे तो सबके अंदर कुछ ना कुछ छोटा सा गैप हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला स्टेप क्या होगा? माय फर्स्ट स्टेप इज कि आई कनेक्ट देम। मैं पहले डाटा को क्या करूँगा? कनेक्ट करूँगा। सो व्हाट आई डिड, मैंने एक बॉक्स बनाया। एक बॉक्स में एक की हेडिंग है क्लास इंटरवल, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज क्लास बाउंड्री। ठीक है, सो बेसिकली क्लास बाउंड्री बनाने के लिए पूरा मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। सो क्लास इंटरवल तो एग्जैक्टली जो सेम मेरे पास क्वेश्चन में थे वो आ गए, फ्रीक्वेंसी मेरे पास एग्जैक्टली जो सेम थी वो आ गई। क्लास बाउंड्री कैसे बनाई है मैंने? क्लास बाउंड्री को कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो पहला वाला नंबर होता है उसके अंदर से 0.5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ और बाद वाले नंबर में 0.5 ऐड कर देता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 2 था ये 1.5 हो गया, और 3 क्या हो गया आपका 3.5 हो गया। अब आप जब नेक्स्ट पर आएंगे तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, 4 था वो 3.5 हो गया, 0.5 माइनस किया और इसके अंदर 0.5 आपने ऐड किया, ये 5.5 हो गया। तो बेसिकली ये पूरा डाटा सेट आपके पास कनेक्ट हो गया। 1.5, 3.5, 3.5, 5.5, 5.5, 7.5 एंड सो ऑन। हमने क्या करा, इसको ईजिली सबको आपस में कनेक्ट कर लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो हम इजीली यहाँ पर अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे आइए हम चले देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ माय वाई एक्सिस एंड दिस इज़ माय एक्स एक्सिस। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो भी आपके पास एक्सिस पे नाम हो वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5। तो मैं 1.5 को मार्क कर लूँगा यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ 1.5। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ 3.5 और उसके बाद क्या है 5.5। सो दिस वुड बी 3.5 देन 5.5 देन 7.5 देन आई हैव 9.5 एंड इन द लास्ट आई हैव 11.5। कीप इन माइंड के जो हिस्टोग्राम अभी हम बना रहे हैं ये इक्वल हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। तो इसकी जो बार्स आएंगी वो सारी की सारी आप देखेंगे उनकी जो विड्थ होगी वो बराबर होगी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी है 1। सो यहाँ पे सिर्फ हम 1 तक जाएंगे। ठीक है, इसकी कितनी है 3, तो यहाँ पे हम 3 तक आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी इज 5, सो 5 है आपके पास, ये 5 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास 4 है, सो आई टेक 4
और इन द लास्ट आई हैव ओनली 2, सो 2 मेरा कहीं यहाँ पर लाई करेगा। सो दिस वॉज फॉर हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपको याद रखनी है कि आपका डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए। ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अगर डाटा कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, वो क्या है। सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। टू टिल 4, 4 till 8, 8 till 10, 10 till 20, and the last one is 20 till 24. सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 4, 12, 16, 30 and 8. This is our question number 2. Okay. Now if you see the data, क्या हमारे पास डेटा कंटिन्यूस है? Yes, our data is continuous. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डेटा तो कंटिन्यूस है, क्लास इंटरवल सारे आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन जो क्लास इंटरवल का साइज है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो 2 till 4, यानी कि सिर्फ 2 नंबर है। यहाँ पे 4 till 8, यहाँ पे 4 नंबर है। एंड मूविंग फॉरवर्ड फिर 8 till 10 दोबारा 2 हैं, फिर 10 till 20 नंबर्स आ जाते हैं, 20 till 24 4 नंबर्स आ जाते हैं। यानी कि जो क्लास इंटरवल है वो सबका चेंज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, और उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है। हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला इज हाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन width ऑफ द क्लास। हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ को लेंगे। ये कैसे करेंगे आए हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। हम एक बॉक्स बनाते हैं दोबारा, और क्लास इंटरवल, देन वी हैव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम हाइट लिख लेते हैं। सो क्लास इंटरवल इज 2 till 4, 4 till 8, 8 till 10, 10 till 20 and 20 till 24. Okay, the frequencies are 4, 12, 16, 30 and 8. Now what do we need to do? हमको हाइट कैलकुलेट करनी है, और हाइट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी इज 4, क्लास की विड्थ कितनी है, 2 है। सो 4 divided by 2 इज 4 divided by 2 इज 2। ओके, इसको प्रॉपरली बना लेते हैं हम थोड़ा। सिमिलरली यहाँ पर हम आए तो फ्रीक्वेंसी इज 12, और मेरे पास इसका क्लास इंटरवल का विड्थ कितनी है, आई हैव 4, तो 12 डिवाइड बाय 4 इज 3 ओवर एयर।
16 divided by 2 is 8, 30 divided by 10 over here which is 3, and 8 divided by 4 which is 2. सो अब जो हम प्लॉटिंग करेंगे, जाहिर सी बात है इस डेटा सेट को इसको लेते हुए प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल साइज ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ CI क्लास इंटरवल्स। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था वैसे ही करेंगे। दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या होगा? आपके x एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स होंगे। सो आपका स्टार्ट हो रहा है 2 से, हम 2 पे आएंगे पहले, देन 4 पे आएंगे, 4 के बाद नेक्स्ट आई हैव 8, तो थोड़ा सा गैप इसका ज़्यादा होगा 8 का। 8 के बाद आई हैव 10, 10 के बाद आई हैव 20 एंड 20 के बाद आई हैव 24। ओके, सो y एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे हम? y एक्सिस पे जो हमारी हाइट है उन हाइट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हम चेक करते हैं हमारी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 8 है, तो हमें कम से कम 8 नंबर्स तो यहाँ पे चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बॉक्स को 2 काउंट कर लें। तो दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। आप चाहें तो एक एक करके भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बनाना आसान है। आपको बेसिकली स्केचिंग यहाँ पे करनी है, तो आपको सिर्फ एग्जैक्टली जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट कर दें, वो भी आपके लिए आसान होगा। ओके, सो नाउ 2 till 4 के लिए हाइट क्या है मेरे पास? 2 till 4 के लिए माई हाइट इज 2, सो मैं 2 तक जाऊँगा, ये बना दूँगा। फॉर 4 till 8 माई हाइट इज 3, सो इट वुड बी समवेयर ओवर हियर। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे जो विड्थ है ये सबकी डिफरेंट होगी, अनइक्वल है तो ये सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। नाउ 8 till 10 में माई हाइट इज 16, सॉरी माई हाइट इज 8, सो 8 कहीं यहाँ पर होगा, आप इसको बना लिए, ये इस तरीके से आ गई। सो नाउ 10 till 20 माई हाइट इज 3 रेयर, तो 3 कहाँ पर होगा? 3 एग्जैक्टली यहाँ पर होगा कहीं। एंड फॉर 20 till 24 माई हाइट इज 2, सो मैं 2 पे दोबारा आ जाऊँगा। I can write height over here and I can write class interval over here. Okay, so this is for histogram. Very easy. First way to represent our data is histogram. सबसे पहले हमने करा था unequal size of histogram, equal size of class interval. अब जो second part में हमने किया है वो unequal size of class interval किया। Now moving forward towards our second graph of frequency distribution, that is frequency polygon. So frequency polygon is there are few differences in frequency polygon. We will see how to make it, and I have given you in my first lecture the definitions and the basics of frequency polygon. I will try to repeat that as well. So first of all I will erase it. So a frequency polygon, what is a frequency polygon? हमने लास्ट अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा भी था कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो बेसिकली एक ऑल्टरनेट है हिस्टोग्राम का दैट प्रेजेंट्स ओवरऑल शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओवरऑल शेप है बेसिकली वो जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी विल सी इसको किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। सो एक हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर एज इन ईयर्स दिया हुआ है,
और वाई बॉक्स के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, सो वी हैव 4 till 6, then our data set is 6 to 8, then we have 8 till 10, 10 till 12 and 12 till 14. ओके, सो नाउ व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज। वो इनकी फ्रीक्वेंसीज चेक करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है। सो इनकी फ्रीक्वेंसीज जो गिवन है दैट इज 2, 6, 10, 4 and 1, 10, 4 and 1। सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। नाउ हम चेक करेंगे कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है और मेन पॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है। ठीक है, सो कीप इन माइंड कि हम जो इसका मिड पॉइंट होगा क्लास इंटरवल का, बेसिकली वो प्लॉट करेंगे। तो अभी क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, 4 till 6 है। सो 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, बहुत ईजी है, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5। सिमिलरली 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 7। तो हम बेसिकली सबके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उन मिड पॉइंट्स पे हम प्लॉटिंग करेंगे। कैसे करना है ये चेक करना है ताकि हम इसको अच्छे अंदाज में समझ लें। सबसे पहले मैं एक बॉक्स अपने पास बनाता हूँ। दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप सबको निकालना आता है, इट इज़ वेरी इजी। हम एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। माई क्लास इंटरवल्स आर 4 till 6, 6 till 8, 8 till 10, 10 till 12, 12 till 14, and this is 2, this is 6, this is 10, this is 4 and this is 1. नाउ कमिंग टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। 4 + 6 डिवाइड बाई 2 इज 5, 6 + 8 डिवाइड बाई 2 इज 7, 8 + 10 डिवाइड बाई 2 इज 9, 10 + 12 डिवाइड बाई 2 is 11 and the last is 12 + 14 divided by 2 is 13. So these are my midpoints 5, 7, 9, 11 and 13 और इसको देखते हुए मैं अपनी सारी प्लॉटिंग करूँगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड किस तरीके से प्लॉटिंग करनी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की वो हम चेक करते हैं। कीप इन माइंड कि वाई एक्सिस पे आपकी जो है इस बार फ्रीक्वेंसी आएगी और जैसे आपके क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे आते थे उसकी जगह आपके पास मिड पॉइंट सारे आएंगे। सो कोशिश करें कि अपने जो भी ग्राफ बनाएं उसके एक्सिस को लाजमी लेबल करें। सो दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड वाई पे वी हैव फ्रीक्वेंसीज। तो आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक्स पे वी हैव मिड पॉइंट, यहाँ पर आप मिड पॉइंट लिख सकते हैं। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। किस तरीके से प्लॉटिंग करेंगे नाउ वी विल सी कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने मिड पॉइंट्स को कोशिश करता हूँ कि प्लॉट कर लूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा,
इसका जो है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अब आप देखिए 2 का गैप है इसके अंदर, तो हम चाहें तो अपने उसको 2 के गैप से रख सकते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ यही पॉइंट्स कोशिश करेंगे मार्क करें। इसके पहला वाला पॉइंट और बाद वाला पॉइंट वो भी मार्क कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास 2 का गैप है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 3 देन वी हैव 5 7 9 11 13 एंड 15। फॉर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास 10 तक है, तो मैं एक बॉक्स को 2 ले लेता हूँ ताकि मेरे पास प्रॉब्लम ना हो। 2 4 6 8 एंड दिस इज 10। ओके, सो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेरी फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और मिड पॉइंट क्या है 5 है। सो 2 5 पे मेरा एक प्लॉट होगा, एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है 6 और 7, तो 7 पे मेरे पास क्या है ये वाला पॉइंट आ गया। देन मिड पॉइंट क्या है मेरे पास, आई हैव 9 और 9 पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 पे फ्रीक्वेंसी इज 10, तो वो 10 यहाँ पर आ गई। देन आपके पास 11 पे 4 है, 11 पे यू हैव 4 एंड 13 पे यू हैव 1 ओनली। सो इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा प्लॉट होगा। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, तो यू कैन मेक दिस एज स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आप इससे मैच कर दें। सिमिलरली ये एंडिंग भी इसकी 0 पे होनी चाहिए, तो आप इसको इससे मैच कर दें। सो ये आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसके अंदर डॉट्स बना के उन सबको हम ऐड करते हैं। आई होप आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है समझ आया होगा, और इट इज़ वेरी इजी कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो हम मूविंग फॉरवर्ड और फिर हम चेक करते हैं कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ So now moving forward towards our third graphical representation, that is cumulative frequency polygon, और it is also known as OGIF। cumulative frequency polygon का मतलब क्या है कि cumulative होते हैं, यानी कि वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही होती हैं। cumulate का मतलब होता है सबको सम कर देना, जमा कर देना। तो हम जो है इसको चेक करते हैं किस तरीके से बनाना है cumulative frequency polygon को। हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल को लेते हुए इंशाल्लाह हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। सो थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल है ये हमारे पास, तो इसको साथ देखिएगा, अच्छे अंदाज में देखिएगा ताकि पूरा सवाल आपको समझ आ जाए। सो 2 till 4, क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव एज इन ईयर्स एंड वी हैव फ्रीक्वेंसीज। दिस इज क्यूमुलेटिव frequency polygon, also known as OGIF। okay, so now this is our ages in year, जो हमारी क्लास इंटरवल्स है। हम इसको चेक करते हैं क्या क्या है हमारे पास। 2 till 4 एक फ्रीक्वेंसी है, 5 till 7 वी हैव 3, 8 till 10 we have 5, 11 till 13 2, 14 till 16 we have 1। okay, so this is our question। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है,
थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसके अंदर एक दो कैलकुलेशन आपको करनी होती हैं, तो प्लीज़ इसको स्मूथली लेके चलिएगा। एक चीज़ जो हमें डेटा सेट से नज़र आ रही है वो क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो अभी कनेक्टेड नहीं है, इनकी क्लास बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कनेक्शन में लेकर आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास इंटरवल हमारे पास है 2 till 4, 5 till 7, 8 till 10, 11 till 13, 14 till 16. Our frequencies are 1, 3, 5, 2 and 1. क्लास बाउंड्रीज़ मेरी क्या होंगी, क्लास बाउंड्रीज़ मेरे लिए बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था कि 0.5 ऐड करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.5 ऐड करना है। तो ये हम करेंगे। दिस विल बी 1.5, 4.5, 4.5, 7.5, 7.5, 10.5, 10.5, 13.5, 13.5 till 16.5. So this is our class boundary और इसको हम चेक करते हैं आगे किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। हम इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलाइन हो जाए। ओके, तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। याद रखिए क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपस में ऐड होती रहेंगी, एक के बाद एक इसको हम ऐड करते रहेंगे। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास दो मेथड हैं। ईदर वी कैन टेक द लोअर बाउंड्री और वी कैन टेक द अपर बाउंड्री। हम दोनों बाउंड्रीज ले सकते हैं। दिस इज नोन एज अपर बाउंड्री, ये हमारे पास सॉरी दिस इज नोन एज लोअर बाउंड्री LCB, और ये जो हमारे पास है ये कहलाता है UCB यानी कि अपर क्लास बाउंड्री। दिस इज लोअर क्लास बाउंड्री, दिस इज अपर क्लास बाउंड्री। हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों चीज़ों में कर सकते हैं। चेक करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे फ्रॉम अपर क्लास बाउंड्री। तो हम सारी अपर क्लास बाउंड्रीज को एक साथ लिखेंगे। कैसे करना है, अपर क्लास बाउंड्री का यहाँ पे मैंने एक वो बना लिया। अपर क्लास कौन कौन सी हैं, इसमें हो गए 4.5, दिस इज 7.5, 10.5 and 13.5 and then we have 16.5। तो हमारे पास टोटल जो है वो 5 नंबर हो गए। अब फ्रीक्वेंसीज कैसे होंगी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसीज अगर अपर क्लास लेंगे तो एक के बाद इनके अंदर ऐड होती रहेंगी। पहली वाली क्या थी हमारी, पहली वाली हमारी थी 1, इसको हम इससे मैच कर देते हैं ताकि ये एक साथ आ जाए। सो फर्स्ट वॉज 1, ये 1 ऐड हो गई। दूसरी कितनी थी 3, सो 1 + 3 विल बी 4 नाउ। क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो फ्रीक्वेंसीज को आपको ऐड करते जाना है। क्यूमुलेटिव का मतलब मैंने बताया था कि इट इज एडिशन। ओके, उसके बाद कितनी है 5 है, सो 4 + 5 इज 9। इसके पास यहाँ पर 9 आएगी। 9 के बाद कितनी ऐड होगी, 2 ऐड होगी, विच विल बी 9 + 2 इज 11। और 11 में हम और क्या ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, दिस विल बी 12 ओवर हियर। सो ये हमारे पास जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला पार्ट हो सकता है। हम इसको लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे पार्ट को लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपर क्लास बाउंड्री ले रहे होंगे तो इसको हम लेस देन कहेंगे। अगर हम लोअर क्लास बाउंड्री ले लेंगे तो हम इसको ग्रेटर देन या मोर देन कहेंगे। सो अब इसके साथ जो है मैं लोअर क्लास बाउंड्री का भी एक बॉक्स बना लेता हूँ, फिर हम उसके अंदर लोअर क्लास बाउंड्रीज जो है वो सारी लेंगे। ठीक है,
सो नाउ लोअर क्लास बाउंड्री, अब लोअर क्लास बाउंड्री कितनी थी 4.5 की, 1.5 थी। सो दिस इज 1.5, इसकी थी 4.5, 7.5, 10.5 एंड 13.5। ठीक है, अब इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसीज हम रिवर्स में स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिवर्स से मुराद क्या है कि हमारे पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज है 12 है, हम एक एक करके उसमें से या जो जो वैल्यूज़ क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी की हैं उसको माइनस करते रहेंगे। ठीक है, सो हाईएस्ट हमारे पास क्या है 12 है, इन टोटल इन सबको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 12 आएगा, तो मैंने 12 से स्टार्ट किया। अब आप 12 में से जो है वो 1 माइनस कर लें तो बेसिकली 11 हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस कर लें 9 हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस कर लें 4 हो जाएगा, एंड 4 में से 3 माइनस कर लें 1 हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स जो लोअर क्लास बाउंड्रीज के साथ फ्रीक्वेंसी होंगी वो इसका रिवर्स होंगी। अगर आपने अपर क्लास बाउंड्री के साथ बना लिए हैं तो उसके रिवर्स आप लिख दें तो वो लोअर क्लास बाउंड्री के साथ हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है कि ये 8 होगा, 12, 11, 8, 4 एंड 1। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इसको ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। पहले हम जो है वो अपर क्लास बाउंड्री का ड्रॉ करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम इसको लोअर क्लास बाउंड्री पे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल this is for upper class boundary. So upper class boundary starting from 4.5, then I have 7.5, then 10.5, 13.5 and 16.5। ठीक है, नंबर्स क्या है, मैं 2 का ले लूँ क्योंकि 12 तक जाना है, 3 का भी ले सकता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, सो फर्स्ट वाला क्या है मेरे पास, फर्स्ट वाला जो है वो 1 पे है, तो इधर होगा कोई 4.5 पे, देन मेरे पास 4 पे है। 10.5 वाला किधर है, 10.5 वाला मेरे पास 9 पर है, तो इट विल बी समवेयर हियर। 13.5 वाला मेरे पास 11 पर है, इट विल बी अराउंड समवेयर हियर, एंड 16.5 वाला मेरे पास 12 पर है। तो अब आप इसको देखिए कि ये एक तरह से इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसको किस तरीके से शुरू करना है। आप जो है वो चाहें तो यहाँ पे एक 1.5 भी बना लें कि 0 से ये स्टार्ट हो रहा है। सो ये इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ओवर हेयर, और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स आप प्रॉपरली अपने पास ड्रॉ करेंगे, ये आपके बन जाएगा। दिस इज़ योर अपर क्लास बाउंड्री क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हम इसको दूसरे मेथड से भी बनाते हैं। हमारा दूसरा मेथड क्या है, हमारा दूसरा मेथड जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री का है, वो हम चेक करते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी। दिस वॉज फॉर UCB, नाउ मेकिंग फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री में भी हम यही सिमिलरली y एक्सेस की वैल्यू ले लेते हैं। ओके, और वैल्यूज़ हमारे पास जो स्टार्ट हो रही हैं वो 1.5 से हो रही हैं, 1.5, देन वी हैव 4.5, देन वी हैव 7.5, 7.5 के बाद आई हैव 10.5, 10.5 के बाद आई हैव 13.5। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब को शुरू करता हूँ। पहले क्या है 12, 12 पे 1.5 ये आ गया, 4.5 पे आई हैव 11, तो 11 आ गया, 7.5 पे आई हैव 8, 8 आ गया, 10.5 पे आई हैव 4, 4 आ गया, 13.5 पे मेरे पास 1 है, तो कहीं 1 आ गया मेरे पास।
और इसको यहाँ पर एंड कर देंगे जो हमारे पास 16.5 थी। सो दिस वाज फॉर अपर क्लास बाउंड्री। इसको हम जो है वो लेस देन भी कहते हैं, इसको हम जो है वो मोर देन कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री को। सो दिस वाज फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर ओगीव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगाइव्स या ओगीव ये कहलाता है। सो होपफुली ये जो हमने आज के तीनों फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं ये आपको समझ आए होंगे। आखिरी जो हमारे पास है दैट इज़ पाई चार्ट, और पाई चार्ट को हम चेक करते हैं किस तरीके से करना है ताकि वो भी फिर हमें आपको समझ आ जाए पाई चार्ट किस तरीके से बनाना है। पाई चार्ट को हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। बहुत इजी है, एक हम क्वेश्चन देखते हैं उसको ड्रॉ करते हैं और उससे फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सुना पाई डायग्राम और पाई चार्ट, जो कि हम इसको एक सेक्टर डायग्राम भी कह सकते हैं। इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है हम ये चेक करते हैं। पाई को इसमें हम परसेंटेजेस वाइज कोई भी जो अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी डाटा है उसको इन परसेंटेज वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास एक आइटम्स हैं, एक बंदा उन आइटम्स पे कितना एक्सपैंड करता है चेक करते हैं। दिस इज पाई चार्ट। एंड उसका एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो वी हैव 4 items over here: food, clothing, rent, and the last one is education. अब इन पे कितने एक्सपेंसेस वो करता है। वी हैव 1200, 1000, 500 and the last one is 300. If you total all them, तो आपका ये टोटल 3000 बनेगा। ये आपके पास एक्सपेंसेस आ गए। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज आवर क्वेश्चन। इसका मुझे पाई चार्ट बनाना है, इसको मुझे पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि सबसे पहले मुझे इन सब की परसेंटेजेस निकालनी होगी। तो परसेंटेजेस निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं उनका एक दोबारा से एक चार्ट बनाऊंगा और टेबल बनाऊंगा, और टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करूंगा, फिर मैं इसको निकालता हूँ। सबसे पहले जो मेरा सोल्यूशन है, एक्सपेंसेस आ गए, परसेंटेज ऑफ टोटल, और हमारे पास है एंगल जो इसका रिस्पेक्टिव का बनना होगा। तो आइटम्स कितने हैं, बस 4 हमारे पास आइटम्स हैं: फूड, क्लोथिंग, रेंट एंड एजुकेशन। एक्सपेंसेस हैं 1200, 1000, 500 एंड 300। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, वेरी इजी। आपको पता है कि जो रिस्पेक्टिव की वैल्यू होती है उसको आप डिवाइड कर दें टोटल से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, फूड की 1200, टोटल मेरे पास कितना था, टोटल इज 3000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे
तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसकी वैल्यू है 40%। नेक्स्ट है आपके पास 1000 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.3% आएगी। फिर आप रेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये आएगी 16.7%। और लास्ट आपके पास है एजुकेशन। तो एजुकेशन की आप कैलकुलेट करें तो 300 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ 10%। तो 40%, 33.3%, 16.7% एंड 10%। ये आपके पास परसेंटेज फॉर्म में आ गई। अब आप इसको जो है वो एंगल फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। एंगल फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगल फॉर्म में बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है एक सर्कल जो होता है उसका डिग्री जो होती है वो टोटल 360 होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करा था, उसके अंदर हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे 1200। जस्ट डिफरेंस क्या है कि फॉर परसेंटेज यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 100, फॉर एंगल यू विल मल्टीप्लाई बाय 360. So what is my answer over here when I multiply 1200 upon 360? That is 144 degree. इसका डिग्री का साइन यहाँ पे लगा दें, इसको डिवाइड करूँगा, ये मेरे पास आएगा 120 डिग्री। ओके, when I will divide this, दिस विल बी 60 डिग्री। और जो लास्ट वाला पार्ट है वो मेरे पास एजुकेशन है, वो कितना आएगा मेरे पास, उसको हम चेक कर लेते हैं। दैट इज 300 अपॉन 3000 360 डिग्री। डिग्री का ये साइन लाजमी लगाइए, जो आपके पास आएगा 36 डिग्रीज। सो अब हमारे पास परसेंटेज भी आ गई है, हमारे पास एंगल भी आ गया है। तो अब बहुत आसान है इसको प्लॉट करना। कैसे प्लॉट करेंगे? आपके पास अगर कोई कंपास है तो कंपास से आप एक सर्कल बना लिए, डी से आप प्रॉपर्ली इसके अंदर एंगल प्लॉट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ज़ाहिर सी बात है बोर्ड के लिए बड़ा कंपास अवेलेबल नहीं है, मैं इसको इमेजिनरी उससे बनाऊंगा। आप जो है घर पे एक कंपास यूज़ कर सकते हैं और आप एक उसको एंगल बनाने के लिए डी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि इसको मैं ड्रॉ कैसे करूँगा। तो एक सर्कल में बना लेता हूँ, ये मेरा एक सर्कल हो गया, दिस इज़ माई मिडल पॉइंट। ठीक है, अब पहला जो मेरे पास एंगल है वो 144 है फुट का। तो अराउंड आपको पता है कि ये वाली जो लाइन होती है दिस इज़ 180 की लाइन, सो 144 वुड बी समवेयर हेयर। तो ये आपके पास 144 का आ गया फुट का। आप अंदर इसको चाहे फुट लिख दें, और इसकी परसेंटेज कितनी आ रही थी 40%। चाहे तो बाहर लिख दें, चाहे तो अंदर लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास है क्लोथिंग। क्लोथिंग इज़ 120 डिग्री। तो उसको आप क्लोथिंग आपके पास जो है वो आ रहा है तकरीबन 60 डिग्री। इससे पहले जो क्लोथिंग आपके पास आ रहा है 120 डिग्री पर, रेंट आपके पास जो आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ से जो है वो 120 डिग्री मार्क कर लें। आपको डी से जब आप करेंगे तो ये आपकी बेस हो जाएगी। ये आप 180 आपका बन रहा है, तो अंदाज़न इसको आप कैलकुलेट करें तो दिस वुड बी 120 ओवर हेयर। ओके, सो ये 144 है, ये आपका 120 डिग्री हो गया। एंड 120 डिग्री का नाम क्या है? क्लोथिंग है। आप क्लोथिंग लिख लें। एंड इसकी परसेंटेज कितनी बन रही है? 33.3%। रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एक जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो आप 60 डिग्री को चेक करेंगे तो अराउंड कुछ इतना बनेगा, जैसे 60 डिग्री। और वो उसका नाम क्या है? रेंट। एंड परसेंटेज में वो कितना आ रहा है? परसेंटेज में इट इज़ कमिंग 16.7%। एंड लास्ट जो सबसे आखिरी पार्ट है दैट इज़ एजुकेशन, जो कि हमारे पास 36 डिग्री बन रहा है। इसको अंदर आप एजुकेशन लिख लें। 36 डिग्री है एंड परसेंटेज इज 10%। तो आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 100% बनेगा।
इन सबको ऐड करेंगे तो इट विल बी अराउंड 360 डिग्री। वेरी बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट आर डेटा, ये हमारा जो था वो लास्ट पार्ट था, हाउ टू रिप्रेजेंट आर ग्राफिकल डेटा। होपफुली आप सबको ये समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।